अर्जुन टैंक की MK1A वेरिएंट को इंडियन आर्मी अभी अपने फोर्स में शामिल करने से क्यों पीछे हट रहा है? चाइना और पाकिस्तान के बीच चल रही साइन एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान की तरफ से अपनी F-16 एयरक्राफ्ट को किस वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 55 साल के बाद क्रॉस बॉर्डर रेलवे सर्विस को शुरू करने का फैसला किया गया है और भारत के लोग एनवीटेक और INS विराट को खरीदने वाली कंपनी सभी इसको एक म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने के लिए राजी होने के बावजूद भी भारत सरकार की तरफ से अभी तक इसके लिए NOC इशू क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अर्जुन टैंक को लेके। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अर्जुन MK1A टैंक्स की फाइनल ट्रायल अभी कंडक्ट किया जा रहा है और अभी DRDO को उम्मीद है कि जल्द ही हमारी आर्मी की तरफ से कम 118 अर्जुन MK1A टैंक्स के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। हालांकि अभी इसकी कुछ और ट्रायल होना भी बाकी है, जो कि मार्च 2021 तक कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद आर्मी की तरफ से फॉर्मली अर्जुन MK1A टैंक्स को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। अर्जुन MK टैंक्स अपने प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और इसकी पर यूनिट कॉस्ट हमको 54 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है। अर्जुन MK1A टैंक्स की वैलिडेशन ट्रायल कब से पूरा हो चुका है और इसको लगभग इस दौरान 6000 किलोमीटर तक चलाया गया था और अभी सिर्फ इसकी कैनन लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टेस्ट होना बाकी है, जिसके बाद इसको पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार घोषित कर दिया जाएगा और आर्मी में इसको शामिल किया जाएगा। इन टैंक्स में अभी अर्जुन टैंक्स की MK1 वेरिएंट के मुकाबले 14 मेजर और 58 माइनर अपग्रेड किए जा चुके हैं और अगर इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो इनको हैवी व्हीकल फैक्ट्री में मास प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अभी TNN में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी भी अर्जुन टैंक्स में इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है और बदले में अभी भी हमारी आर्मी रशियन ऑरिजिन T90 टैंक्स के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रही है। पिछले साल ही आर्मी की तरफ से लगभग 20,000 करोड़ की कीमत में 464 T90 टैंक्स को खरीदने का फैसला किया गया था और आगे भी हमारी फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स के प्रोग्राम के अंदर भारत की तरफ से किसी फॉरेन टैंक को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी की पहली चॉइस रशियन ऑरिजिन T14 अर्मादा टैंक होने वाली है। अब इसका एक और कारण ये हो सकता है कि अर्जुन टैंक काफी हेवी है, जिस वजह से पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करना आसान काम नहीं है, यानी कि हम इसे हमारे नॉर्थ या ईस्ट साइड में कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसे सिर्फ हमारी वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान के खिलाफ ही डिप्लॉय किया जा सकता है और इसी वजह से शायद अभी आर्मी की तरफ से इसकी बहुत ही ज्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा अर्जुन टैंक को खरीद लेते हैं तो बाद में हमें इनको मेंटेन करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो सकता है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 17A क्लास के फ्रिगेट्स को लेके है। आप सभी को पहले ही मैंने बता दिया था कि भारत की P-17A क्लास की एक फ्रिगेट को GRSC की तरफ से आज लॉन्च किया जाने वाला था। ऐसे टोटल 7 वेसल बनाए जाएंगे, जिनमें से 4 मझगांव डॉक लिमिटेड में और 3 वेसल GRSC की तरफ से बनाया जाएगा। इनमें से मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इसी क्लास की पहली वेसल INS नीलगिरी को पिछले साल ही लॉन्च किया जा चुका है, जो कि इसी क्लास की लीड वेसल बनने वाली है। अभी जिस वेसल को GRSC की तरफ से लॉन्च किया गया उसका नाम INS हिमगिरी है। अब जैसे ही मैंने पहले भी आप सबको बता रखा है कि इन वेसल को अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया जा रहा है, जिस वजह से इनकी रडार क्रॉस सेक्शन को काफी हद तक रिड्यूस किया गया है और सोर्सेस के मुताबिक अभी इनकी रडार क्रॉस सेक्शन को पहले के शिप्स के मुकाबले 3 गुना तक रिड्यूस किया गया है। इसको अभी बनाने के लिए पहले तो इसमें ब्लॉक मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इसको काफी तेजी से बनाया जा सकता है और साथ ही इसमें ज्यादा मात्रा में ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आगे चल के इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट 20% के आसपास रिड्यूस होने वाली है, क्योंकि आमतौर पर इस साइज की शिप में लगभग 250 से 260 के आसपास क्रू मेंबर मौजूद होते हैं, जबकि इसमें बस 150 क्रू मेंबर एलोकेट किए जाएंगे। इसमें 4 LM2500 गैस टरबाइन इंजन के साथ 2 डीजल इंजन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि जिन LM2500 इंजन का इस्तेमाल इसमें होने वाली है उन सभी को भारत में असेंबल किया जाएगा। वेपन्स की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, बैराकेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर मौजूद रहने वाले हैं। इस डील के अंदर बनने वाले पहले वेसल की कंस्ट्रक्शन 2017 में शुरू किया गया था और उम्मीद है कि इसी क्लास की पहली वेसल INS नीलगिरी को 2022 तक नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके है। अब सब जानते होंगे कि चाइना और पाकिस्तान के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को अभी किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम शाहीन 9 है और इसे अभी पाकिस्तान की भोलारी एयरबेस में कंडक्ट किया जा रहा है, जिसको बस कुछ ही साल पहले कंस्ट्रक्ट किया गया है।
इसको भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एयरवेज कहा जाता है, जिसको स्पेशली इंडियन एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से 2017 में तैयार किया गया था। अब इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से लगभग 50 के आसपास एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज को भारत के बॉर्डर के काफी करीब किया जा रहा है और अभी चाइना के साथ भी भारत का रिलेशन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इस एक्सरसाइज के ऊपर क्लोज नजर रखा जा रहा है। इसमें अभी चाइना की तरफ से अपनी J-11 और J-10 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अपनी JF-17 इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट के साथ साथ मिराज 3 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन मजे की बात तो ये है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से उनकी सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट F-16 को इसमें डिप्लॉय नहीं किया गया है। अब इसी बात को लेके काफी चर्चा किया जा रहा था कि किस वजह से पाकिस्तान की तरफ से अभी अपनी F-16 एयरक्राफ्ट को इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जबकि सेम बोलारी एयरवेज को 2017 में F-16 को डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया गया था। और वैसे ही चाइना हमेशा से यूनाइटेड स्टेट के साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है और F-16 के साथ चाइना जरूर एरियल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ताकि वो अपने एयरक्राफ्ट की पोटेंशियल को मैप कर सके, जो कि यूएस के साथ होने वाली कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में उनको मदद करेगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस बार अपनी F-16 को ग्राउंडेड कंडीशन में रखने का फैसला किया गया है। इसकी एक मेजर कारण ये है कि F-16 को भले ही पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी भी इनकी मेंटेनेंस और इसकी यूज को लेके उसको यूनाइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस में जहां पर F-16 मौजूद होते हैं, वहां पर हमेशा से ही यूएस कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर की टीम मौजूद होती है और यूएस की बिना परमिशन के वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये चीज पिछले साल के बालाकोट वाले किस्से के बाद और ज्यादा टाइट कर दिया गया है और यूएस के बिना परमिशन के पाकिस्तान इन जेट्स को किसी भी देश के खिलाफ या मिलिट्री एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और ये एक बेसिक फर्क है जो कि किसी भी चीज को पैसे देके खरीदने में और भीख मांग के लाने में होता है। भारत की बात करें तो भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट है उनका इस्तेमाल हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भले ही हमारे Su-30 या MiG-29 एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर हम यूएस के साथ होने वाले किसी भी एक्सरसाइज की बात करें तो उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको पैसे देके खरीद लिया जो कि पूरी तरीके से अब हमारे हैं और इसका इस्तेमाल हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और बांग्लादेश को लेके। भारत और बांग्लादेश की तरफ से अभी एक बार फिर से क्रॉस बॉर्डर रेलवे कनेक्टिविटी को शुरू करने का फैसला किया गया है, जो कि लगभग 55 साल पहले बंद पड़ गया था। और अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये भारत और बांग्लादेश की आपसी संबंध को बेहतर करने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ न्यू दिल्ली की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने वाला है। अब जैसे जैसे चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ एग्रेसिव बिहेवियर को दिखाया जा रहा है, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट स्टेट भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बनने वाले हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ भारत की मेन लैंड को जोड़ने का जो रास्ता है वो चिकन नेक से होता हुआ जाता है। और अगर चाइना यहाँ पर कब्जा कर लेता है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ हमारा लैंड बेस्ड कनेक्शन टूट सकता है। ऐसे में अगर बांग्लादेश से होते हुए एक और रेल नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया जाता है तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। पिछली बार जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी तब इस रेल सर्विस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी इसे बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है और इसे अभी 26 मार्च से हल्दीबारी से चिलाट तक चलाने का फैसला किया गया है। अब ये मिलिट्री के अलावा भारत को ट्रेड और टूरिज्म के सेक्टर में भी काफी मदद करने वाला है। बांग्लादेश और भारत के बीच पिछले कई सालों से बिजनेस चलता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर चाइना यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बांग्लादेश को भी शामिल करना चाहता है। अब भारत अगर यहाँ पे बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट रेल और रोड कनेक्टिविटी को बनाए रखता है तो ये डिप्लोमेटिक लेवल में चाइना को काउंटर करने के लिए और बांग्लादेश के मार्केट से दूर रखने के लिए भारत को काफी मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इसके जरिए भारत नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ जुड़ा रह सकता है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अभी एक इनोवेटिव ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। इसका नाम ऑपरेशन ओलिवा है और इसे ऑलिव रिडले कच्छों के नाम को आधार करके रखा गया है। इस मिशन को स्पेशली नेचुरल मेरीन लाइफ को मेंटेन रखने के लिए किया जा रहा है। उड़ीसा में इस सीजन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए आने लगते हैं और हमारे केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट की गहरी मथा में आके काफी बड़ी मात्रा में अंडे देते हैं। साथ ही देवी नदी जहाँ पर बे ऑफ बंगाल के साथ मिलती है वहाँ पर भी आके अंडे देते हैं। वैसे देवी नदी हमारे घर के बगल से ही शुरू होता है और उस दिन जब मैं इंस्टाग्राम में लाइव आया था, जितने भी लोग उसमें मौजूद थे उनको ये बात शायद पता होगा कि जहाँ पर मैं खड़ा था वहीं से ही देवी नदी की शुरुआत होती है। अब ऑलिव रिडले कछुओं की बात करें तो होता क्या कि इलीगल फिशिंग की वजह से इनको मार दिया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि या तो बोट से टकरा जाते हैं या फिर मछली पकड़ने के लिए फैलाए गए जाल में फंस जाते हैं, जिस वजह से काफी कछुए मर जाते हैं। इसी चीज को अभी कंट्रोल में लाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ऑपरेशन ओलिवा को लॉन्च किया गया है,
इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से रेगुलर सर्वेलेंस किया जाएगा और जो मेन एरिया है जहां पर ये अंडे देने के लिए आते हैं उस एरिया में जाके बड़े मछली पकड़ने वाले बोट्स की गतिविधि को रोक दिया जाएगा या फिर कंट्रोल मैनर में किया जाएगा, जिससे कछुए आसानी से आके अंडे देके वापस जा पाएंगे। पिछली बार तो रात के समय भी बीच के करीब जो बड़े लाइट्स थे उनको ऑफ कर दिया गया था और यहाँ तक कि DRDO की तरफ से भी अब्दुल कलाम आइलैंड के करीब जितने भी बड़े लाइट थे उनको बंद करने का फैसला किया गया था। अगला अपडेट INS विराट को लेके है। INS विराट को लेके पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा किया जा रहा था, क्योंकि इसकी फॉर्मल ऑक्शन को करने के बाद इसको जब स्क्रैप करने के लिए भेजा गया तो उसके बाद भारत के जो लोग हैं उन्होंने इस बात को लेके पसंद नहीं किया था और INS विराट को एक म्यूजियम के तौर पर रखने का डिमांड किया गया था। बाद में मुंबई की एक कंपनी एनवीटेक की तरफ से आगे आके इसको म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से NOC नहीं दिया जाता है तब तक इसको ऑक्शन में खरीदने वाले कंपनी यानी कि श्रीराम ग्रुप की तरफ से एनवीटेक को बेचा नहीं जा सकता है। इसी वजह से एनवीटेक कोर्ट के पास भी गया था और कोर्ट की तरफ से सरकार को इसके लिए NOC देने का ऑर्डर देने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक INS विराट को म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने के लिए NOC नहीं दिया जा रहा है और श्रीराम ग्रुप अभी और ज्यादा वेट करना नहीं चाहता है और वो जल्दी से जल्दी इसकी डिसमेंटल प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए NOC इशू करने के लिए कहा गया है और शिवसेना की MP प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार INS विराट को एक नेवल म्यूजियम के तौर पर सेटअप करना चाहता है और अभी जब एनवीटेक और श्रीराम ग्रुप के बीच INS विराट को खरीदने के लिए बातचीत चल रहा था तो INS विराट को बेचने के लिए श्रीराम ग्रुप 110 करोड़ में राजी हो गया था। अभी बस NOC मिलने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार की तरफ से अभी तक INS विराट को म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने के लिए NOC नहीं दिया जा रहा। अब या तो ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि INS विराट को म्यूजियम के तौर पर सेटअप किया जाए और ऊपर से श्रीराम ग्रुप दिन ब दिन इसकी प्राइस को भी बढ़ाता जा रहा है। पहले वो 60 करोड़ डिमांड कर रहे थे, फिर 100 करोड़ मांग रहे थे और अभी 110 करोड़ की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इसको ऑक्शन में बस 38 करोड़ में ही खरीदा था और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिलाकर उनका लगभग 50 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। और अभी तो श्रीराम ग्रुप की तरफ से लगभग इसकी डिसमेंटल प्रोसेस को शुरू कर दिया गया और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको बचाने का कोई भी प्लान किया जा रहा है और अभी तो इसकी डिसमेंटल प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। तो आगे चल के हम कभी भी INS विराट को एक म्यूजियम के तौर पर नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।